शुरुआत करते हैं, यानी रसायन विज्ञान का जो पार्ट है उससे शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है वो यूनिट कौन सी है आपकी, जो है पदार्थ एवं उनकी क्रियाएं, ठीक है। और उसमें जो पहला चैप्टर है दैनिक जीवन में रसायन, यानी हमारे दैनिक जीवन में जो रसायन काम में आते हैं उनके बारे में हमें जानकारियाँ प्राप्त करनी है, यानी पढ़ना है उनके बारे में, संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करनी है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। अम्ल, क्षार एवं लवण, ठीक है। तीन चीजें, अम्ल, क्षार, लवण। किसको कहते हैं अम्ल, किसको कहते हैं क्षार, किसको कहते हैं लवण, ठीक है। सबको पढ़ेंगे एक एक करके बारी बारी। पहले इनकी सामान्य बातें जो है वो अवधारणाएं वो पढ़ेंगे, फिर इनके वैज्ञानिकों द्वारा जो दी गई जो थ्योरीज है, सिद्धांत है, वो पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हमें जो है वो बहुत सारी बातें अम्ल की और क्षार के बारे में क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये अम्ल क्षार का है। तो पहले बात करते हैं अम्ल की। अम्ल जो अंग्रेजी के अंदर एसिड शब्द से बताया जाता है, एसिड, ठीक है। आपने बहुत सुना होगा एसिड, बहुत बार नाम सुना होगा, ये एसिड, ये एसिड, ठीक है, सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, ऐसे कई बार नाम सुने होंगे आपने। तो ये जो है वो अम्ल एसिड का मतलब ये होता है, ठीक है। एसिड का मतलब होता है खट्टा, ये एक लैटिन भाषा का शब्द है, एसिड से बना है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है खट्टा, ठीक है। एसिडस से या एसिड से बना है, एसिड्स, ये कौन सा है, लैटिन शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है, खट्टा, खाटो, मेरे खाटो हो, ठीक है, यानी खट्टी लस्सी छाछ वगैरह होती है, उसमें दही में जो है आप सुना होगा आपने कि उसमें एसिड होता है, ठीक है, तो वो लैक्टिक एसिड होता है उसमें, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं अम्ल के बारे में, यानी सामान्य बात अगर आती है अम्ल की तो हम कह सकते हैं कि ये स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे, ठीक है। एक अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं, ठीक है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। आप साधारण एक लिटमस पत्र आपको मार्केट में मिल जाएगा, यानी कोई भी लिटमस पत्र एक कागज होता है जो सूचक का काम करता है। सूचक मतलब सूचना देने का, क्या सूचना देने का, कि आपके पास जो पदार्थ है वो किस प्रकृति का है, अम्लीय है, क्षारीय है, ठीक है। तो उस कागज को जैसे ही उस पदार्थ के अंदर डुबोते हैं, उस अगर कोई कठोर ठोस पदार्थ है उसका विलयन बना के उसमें डुबोते हैं, तो वो हमें बता देगा कि अगर हम मान लीजिए नीला लिटमस पत्र लेके जाते हैं उसके अंदर, तो वो क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। अगर लाल ही लेके चले गए तो वो कैसा रहेगा, वैसा ही रहेगा, ठीक है। इसलिए अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं, ठीक है। अब जो है अम्ल अपने और भी बहुत सारे दैनिक जीवन में काम होते हैं, दही में होता है, नींबू में होता है, आपके जो है खट्टे जितने पदार्थ होते हैं, संतरा होता है, उनमें सब में क्या होते हैं, नींबू होता है। चींटी जो होती है उसमें भी क्या होता है, खट्टा, खट्टा होता है, क्या वो खट्टा नहीं होता है, लेकिन उसमें एक एसिड होता है, वो अपने जो है खुजली चलने लगती है जैसे चींटी काटती है, ठीक है, वो भी एक एसिड का प्रभाव है। ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जिनमें अम्ल जो होता है वो पाया जाता है। सामान्य अम्ल जो है वो कुछ अम्ल तेज भी होते हैं, यानी ज़्यादा घातक होते हैं, कुछ कम घातक होते हैं। इसलिए अम्ल की अलग अलग प्रवृत्तियाँ हैं, क्या होती है, कैसे होती है, हम सामान्य उदाहरण देख लेते हैं एक बार इनके। अम्ल होते कहाँ, क्या होते हैं, ठीक है। ये तो देख लिया हमने इसका शब्द क्या होता है, स्वाद में कैसे होते हैं, नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि उदाहरण इनके। आपने एसिटिक अम्ल का नाम सुना होगा, एसिटिक अम्ल, ठीक है। ये एसिटिक अम्ल जो है वो सामान्यतः सिरके जो है उसमें पाया जाता है। इसके बाद आपने लैक्टिक अम्ल का भी नाम सुना होगा, किसमें पाया जाता है, चींटी के डंक में, सॉरी चींटी के डंक में क्या, दही में, चींटी के डंक में तो वो दही में, ठीक है। ये मेथेनोइक अम्ल होता है, मेथेनोइक अम्ल। इसका दूसरा नाम
फार्मी कमल होता है, ठीक है, फार्मी कमल, चींटी, ये होता है डंक में। सबसे पहले क्या किया गया था कि जो लैटिन भाषा है वहाँ से लिया गया फार्मिक से, फार्मिका, लाल चींटी को वहाँ पे फार्मिका बोलते हैं, ठीक है, लाल चींटी को क्या बोलते हैं, फार्मिका, ठीक है। तो उस फार्मिका से जो है कोई एसिड जो निकलता है उसको नाम दे दिया गया जो है वो फार्मिक कमल। फिर बाद में जो है खोज हुई और आगे जो रसायन विज्ञान की जो आगे तक देखा गया तो इसका नाम निकला अपने रसायन विज्ञान की पद्धति के अनुसार मेथेनोइक अम्ल, ठीक है। तो ये अपनी चींटी जो होती है लाल काली सब में पाया जाता है, ठीक है। ये किस में पाया जाता है, सिरके में, ध्यान रखना। सिरके को एसिटम कहते हैं इसलिए इसका नाम एसिटिक अम्ल है, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं सिरके के अंदर। इसके अलावा आप देखना चाहें और भी उदाहरण है। सामान्यतः सेव के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, मैलिक अम्ल, सेव में मैलिक अम्ल। नींबू सिट्रिक अम्ल, ठीक है। इमली टार्ट्रिक को बोले, इमली टार्ट्रिक, तो ये जो है वो टार्ट्रिक अम्ल होता है। सामान्य भाषा में टार्ट्रिक बोलते हैं इसको, इमली, ठीक है। तो अम्ल टार्ट्रिक अम्ल, ठीक है। तो इस तरह से कुछ उदाहरण है और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। तो ये जो है हमारे अम्ल के सामान्य उदाहरण है, ठीक है। सामान्य बात अगर हम क्षार की करें, क्षार क्या होता है, सामान्य बात करें, स्वाद में क्या होता है, कड़वा, करेले जैसा कड़वा है, करेला या करेला, उसमें नहीं होता है ध्यान रखना क्षार, पर कड़वा होता है इसका मतलब सामान्य। आप साबुन के ऊपर जो है वो देखोगे तो साबुन कैसा होता है, कड़वा होता है, ठीक है। कई बार नहाते समय झाग चले जाते हैं मुंह में तो साबुन कैसा होता है, कड़वा होता है। इसलिए क्षार जो है वो क्या होते हैं, कड़वे होते हैं, जबकि अम्ल क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। खट्टा और कड़वे में फर्क होता है, ठीक है। क्षार किसको कहते हैं, जो कड़वे होते हैं। और दूसरी प्रकृति जो है वो लाल लिटमस को कैसा कर देते हैं, नीला, ठीक है। तो क्षार जो है वो लाल लिटमस को कैसा बना देते हैं, नीला बना देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्षार के ये उदाहरण है। क्षार के कोई उदाहरण देखे हैं हमने, नहीं पढ़े होंगे। NaOH नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड, केमिस्ट्री की लैब में जाना कभी भी, ठीक है। उसमें सफेद रंग की जो है वो छोटी छोटी जो टेबलेट नहीं आती उस तरह की पिलेट्स मिलेंगी NaOH, ठीक है। एक डिब्बे में बाहर निकालोगे 1 दिन बाद पिघल जाएगी, ठीक है। KOH बिल्कुल वैसा ही होता है, ठीक जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वैसा ही होता है ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। KOH, CaOH, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अम्लों के और भी उदाहरण हैं, पढ़ेंगे आगे, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल आगे, ठीक है। इसके अलावा MgOH, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको बोलते हैं, इस तरह का नाम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसका ऐसे नाम लिखे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से हमने जो है वो अम्ल और क्षार की सामान्य जानकारियां प्राप्त कर ली है। अब हम जो है अम्ल और क्षार के बारे में जो है जो सिद्धांत हमें दिए गए हैं उनकी बात करेंगे। कौन से सिद्धांत हमें दिए गए हैं उनकी बात करेंगे। अब हम अम्ल और क्षार के कुछ और गुणों की बात कर लेते हैं कि किस तरह से होते हैं। हमने पढ़ लिया कि ये खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे, और लिटमस पत्र के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, जो है अम्ल लाल सॉरी नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, नीले लिटमस को कैसा कर देते हैं, लाल, ठीक है। जल में क्या होते हैं, विलय,
ठीक है, जल में विलय होते हैं। फिर अम्ल की जो सामान्य की बात करें तो दो प्रकार के होते हैं अम्ल। एक तो जो है वो प्रबल अम्ल, दूसरा दुर्बल अम्ल। अब ये प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्या होता है? अम्ल की बात करें तो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, ठीक है, दो तरह के अम्ल होते हैं। परिभाषा तो हम आर्यनीय सिद्धांत के आधार पर सीखेंगे इसकी, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। अब अगर हम सामान्य तौर पर कहें तो प्रबल अम्ल वो जो जो अम्लीय जो स्ट्रेंथ है उसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है, यानी जल के अंदर या किसी भी थोड़ी सी भी मात्रा किसी में मिला दें तो उसका जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उसको हम प्रबल अम्ल बोल देते हैं। और दुर्बल जो होता है वो दुर्बल धीरे धीरे व्यवहार करता है, कम उसकी पावर होती है, ठीक है, प्रबल अम्ल या दुर्बल अम्ल, ठीक है। अगर हम प्रबल अम्ल की बात करें HCl, H2SO4, HNO3, HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, ठीक है। ये जो अम्ल है वो प्रबल अम्ल की श्रेणी में रखे जाते हैं। ये अम्ल कौन सी श्रेणी में रखे जाते हैं? दुर्बल अम्ल, यानी CH3COOH, उसका नाम एसिटिक अम्ल, ठीक है। HCOOH मेथेनोइक अम्ल, लेकिन ये ध्यान रखना इससे ये प्रबल है, ठीक है, वो 12वीं क्लास में पढ़ना सीखेंगे कैसे, ठीक है। तो ये मेथेनोइक अम्ल, इसके बाद H2CO3 कार्बोनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल। इस तरह से जो एसिड हैं वो क्या होते हैं? दुर्बल होते हैं। ये भी जल में मिले होते हैं, ये भी जल में मिले होते हैं, ठीक है, लेकिन ये जल में पूर्णतः विलय होते हैं, ठीक है, लेकिन इनका जो कुछ अंश है वो शेष रह जाता है। वो क्या रह जाता है वो आगे आर्यनीय सिद्धांत के आधार पर सीखेंगे, इसलिए यहाँ तक हम इतनी ही बात करेंगे इसकी, प्रबल और दुर्बल अम्ल की, यानी जल में विलय होते हैं वो, ठीक है, इसकी इतनी सी बात करेंगे। अब हम इनके उदाहरण देख लेते हैं, इनको कुछ तरह से जो उदाहरण पढ़ते हैं कि चलो एक बार क्षार हम देख लेते हैं, फिर देखते हैं उदाहरण क्षार की बात करें, ठीक है। क्षार वैसे ही स्वाद में कड़वे, ठीक है, साबुन जैसा स्पर्श, ठीक है, स्पर्श करो तो साबुन जैसा लगेगा, ठीक है, चिकने होते हैं। जल में विलय होते हैं, ठीक है, इस तरह के जो है। और लिटमस के साथ कैसे व्यवहार करते हैं? लाल लिटमस को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से ये क्या हो गया? क्षार। क्षार में कितने होते हैं? दो तरह के होते हैं, एक दुर्बल क्षार, दूसरा प्रबल क्षार, ठीक है। दुर्बल क्षार अभी आपने जो लिखे थे नाम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये NaOH KOH। इनकी पीएच की बात करेंगे, पूरी की पूरी जो पीएच होती है वो 14 पीएच होती है, इनकी 13 से ऊपर होती है, मतलब, ठीक है। इसलिए ये क्या होते हैं? प्रबल क्षार होते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं? दुर्बल क्षार। तो ये सामान्य जानकारी होगी प्रबल और दुर्बल क्षार की। प्रबल और दुर्बल का जो डेफिनेशन है वो हम आर्यनीय सिद्धांत के आधार पर सीखेंगे कि प्रबल कौन से होते हैं, दुर्बल कौन से होते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर हो गए। अब इसकी एक उदाहरण के रूप में अभिक्रिया कर लेते हैं, दोनों की अभिक्रिया, अम्ल व क्षार अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण प्लस जल, ठीक है। अम्ल प्लस क्षार, लवण प्लस जल बनाते हैं। आप HCl लीजिए,
NaOH लीजिए, यानी अम्ल कौन है HCl, क्षार कौन है NaOH, दोनों की अभिक्रिया करवाई, क्या बना, एक तो बना NaCl जो क्या है लवण, और एक क्या बना जल। तो इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो अपने पास तीसरा क्रम कौन सा है, अम्ल, क्षार और लवण, हमने यही पढ़ा था तीसरा। तो लवण क्या होते हैं, जो अम्ल और क्षार के परस्पर उदासीनीकरण अभिक्रिया से बनते हैं उसको क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, मतलब ऊष्माक्षेपी क्या होता है, जिसमें क्या निकले, अभिक्रिया अम्ल और क्षार अभिक्रिया करें तो क्या निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ये हो गया अम्ल और क्षार की सामान्य जो जानकारी। फिर लवण की बात आ गई, लवण मतलब जो अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया से बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, लवण बनते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं लवणों के गुण, ठीक है, लवणों के गुण। अम्ल क्षार हमने पढ़ लिए, अम्ल प्लस क्षार से क्या बने, लवण प्लस जल, ठीक है। अब एक अगर आप अम्ल में जल मिलाओगे ना, जल मिलाओगे, अम्ल की बात करें अगर अम्ल में जल मिला दोगे, ठीक है, अगर जल अम्ल ज्यादा है जल कम है, जल कम है और अम्ल क्या है ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, सांद्र विलयन, कैसा विलयन बनेगा, सांद्र विलयन, कंसंट्रेट विलयन, ठीक है। और अम्ल प्लस जल, ठीक है, जल क्या है ज्यादा, अम्ल क्या है कम, ठीक है। तो कौन सा बनेगा, तनु विलयन, ठीक है, ये एक छोटी सी बात होगी। इसी तरह क्षार में, क्षार की मात्रा ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, सांद्र विलयन, क्षार की मात्रा कम है तो क्या हो जाएगा, जल की ज्यादा है, तनु विलयन, ठीक है। अम्ल और क्षार के तनु और जो है सांद्र विलयन इस तरह हो जाते हैं। अब लवणों के गुण की बात करते हैं थोड़ा, कि लवण कैसे होते हैं। लवण सामान्यतः कठोर यानी ठोस होते हैं, ऐसे कह सकते हैं। ये परस्पर अम्ल व क्षार की अभिक्रिया से बनते हैं, ठीक है, अभिक्रिया से बनते हैं। और क्या हो सकता है, अम्लों के जो लवणों के गुण में क्या होता है, अम्ल व क्षार की अभिक्रिया से ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया जो होती है उसके अंदर क्या होता है, हमने पढ़ा है कि अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं लवण और जल, तो ये भी उदासीन हो गया और ये भी क्या हो गया, उदासीन, इसलिए इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया बोली जाती है। लेकिन ये तब भी उदासीन होता है जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार हो, ठीक है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार अगर हो तो ये वो अभिक्रिया उदासीनीकरण की है, वरना वो जो है उसमें सारी पूरी तरह से उदासीनीकरण नहीं हो पाता है। तो कैसे, अगर मान लीजिए हम प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार की अभिक्रिया करवाएं तो लवण बनेगा, वो क्या होगा, उदासीन होगा, पूरा का पूरा क्या होगा, उदासीन, जल तो उदासीन होता ही, ठीक है, लेकिन यानी जो विलयन है वो उदासीन विलयन बनेगा, ठीक है। अब अगर बात करें, अम्ल हमारा क्या रह जाए, प्रबल है, लेकिन क्षार कैसा हो, दुर्बल, क्षार कैसा हो, दुर्बल, ठीक है, तो विलयन कैसा हो जाएगा, अभी एक बड़ा है एक छोटा है, तो वही है जो
जो है एक तरह से, अरे जिसका प्रभाव ज़्यादा है वही रहेगा, जिसका दबदबा रहेगा वही रहेगा। तो यानी यहाँ प्रबल का दबदबा रहेगा, तो इसका मतलब लवण जो होगा वो कैसा होगा, अम्लीय विलयन। लवण का जो विलयन प्राप्त होगा वो अम्लीय होगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं दुर्बल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार। कैसा विलयन बनेगा, लवण प्लस जल तो बनेंगे, लेकिन विलयन कैसा बनेगा, क्षारीय। ये विलयन कैसा बनेगा, दुर्बल क्षार लिखिएगा, प्रबल क्षार मतलब क्षारीय विलयन। ठीक है, दोनों ही दुर्बल हो तो लवण जो लगभग विलयन कैसा होगा, उदासीन होगा या बहुत ही कम अभिक्रिया होगी, उदासीनीकरण ऐसे कह सकते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया जो होगी वो कम होगी, इसलिए इसकी हम बात नहीं करेंगे। हम इनके एक एक उदाहरण कर देते हैं। क्या, इस अभिक्रिया को प्रबल अम्ल प्रबल क्षार, NaCl NaOH प्रबल क्षार, HCl प्रबल अम्ल। ठीक है, या एक बार मैंने उल्टा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप जिस तरह से लिखा है वैसे लिख देता हूँ। NaCl और जल, ये प्रबल अम्ल है, ये प्रबल क्षार है, ये लवण में कैसा होगा, उदासीन। ठीक है, दूसरे प्रकार के प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार। मैं एक प्रबल अम्ल का उदाहरण लेता हूँ। मान लीजिए मैंने जो उदाहरण लिया है इसके साथ जो है वो क्षार पहले उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए NH4OH। ठीक है, और ये ले लिया मैंने उदाहरण HCl, प्रबल अम्ल ले लिया। ठीक है, तो विलयन बनेगा, जो लवण बनेगा वो NH4Cl का लवण बनेगा, यानी ये दोनों जुड़ेंगे। ये कैसे जुड़ेंगे ये पढ़ेंगे आप आगे की क्लासों में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए याद रख लीजिए कि जल H और OH से मिलकर बनता है H2O। ठीक है, तो जो विलयन बनता है वो कैसा होता है, यानी ये जो लवण होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है, अब आते हैं इस पर, दुर्बल अम्ल CH3COOH। ठीक है, प्रबल क्षार NaOH कैसा होगा, CH3COONA। ये जो लवण है वो क्षारीय प्रकृति का होगा। कैसा होगा, क्षारीय प्रकृति का। कैसा, यहाँ प्रबल अम्ल था, दुर्बल क्षार था, इसलिए अम्लीय प्रकृति होगी। ये दुर्बल अम्ल है, प्रबल क्षार है, इसलिए कैसे होगी, क्षारीय प्रकृति। ये हो जाएगा जल। तो इस तरह से हम जो है इस प्रक्रिया को समझा सकते हैं। समझ में आई बात, प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार या लवण जो है इनके बारे में हमने बात की। अब हम देखते हैं क्रिस्टलन जल। ठीक है, क्रिस्टलन जल क्या होता है, आपने कई सूत्र लिखे देखे होंगे कि जो है ऐसे CuSO4.5 वो बोलते हैं कि 5 H2O जो है वो इन्हीं से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है, अब ये क्या होता है कि जो क्रिस्टल जो होते हैं, ये जो अणु जो यौगिक जो होते हैं वो आपस में क्या है, इस तरह की संरचनाओं से जुड़े हुए होते हैं। उन संरचनाओं के बीच में क्या रह जाते हैं, जो है क्रिस्टल जो बनते हैं उनके बीच में रिक्त स्थान रह जाते हैं। उन रिक्त स्थानों के अंदर जल के अणु आ जाते हैं, जल के अणु क्या आ जाते हैं, फिट हो जाते हैं। अब उन रिक्त स्थानों के कुछ निश्चित एरिया में कितने जल के अणु निश्चित हो जाते हैं, उसी हिसाब से निश्चित संख्या लिखी जाती है कि इतने जल के अणु जो है वो इसके सूत्र के हिसाब से साथ में होंगे। यानी एक कॉपर सल्फेट का जो अणु होगा उसके इर्द गिर्द 5 जल के अणु पाए जाएंगे। इस तरह से जो है वो सूत्र लिखते हैं, लिखे हुए देखे होंगे। ठीक है, तो क्रिस्टल जल यानी जो यौगिक जो होते हैं उसके क्रिस्टल के अंदर जल के अणु समावेशित रहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलन जल कहते हैं। तो जल के अणु उसमें क्या रहते हैं, समावेशित रहते हैं। तो इसके उदाहरण जो है वो क्या क्या हो सकते हैं, एक तो यही हो गया जिसको बोलते हैं नीला थोथा, यानी कॉपर सल्फेट जिसका रासायनिक नाम है। ठीक है, यानी
जल के अणु क्या रहते हैं, जो क्रिस्टल जो होते हैं उनके अंदर जल के अणु उपस्थित होते हैं, इसलिए यानी सूत्र के साथ, इकाई सूत्र के साथ ऐसे कह सकते हैं कि इकाई सूत्र के साथ जल के अणु जो जुड़े हुए होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल जल कहते हैं। एक उदाहरण कहते हैं हम फिटकरी, K2SO4 Al2SO4 3.24H2O, ठीक है। यानी इस तरह से जो हम फिटकरी को बोलते हैं, जिसका रासायनिक नाम जो है पोटास एलम होता है। पोटास एलम, ठीक है, फिटकरी। और भी सूत्र अगर देखें चाहें तो Na2CO3.10H2O, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, सोडा जो होता है वो, यानी ये अगर निकाल दें तो ये जो अणु है वो शुष्क हो जाता है, ठीक है, शुष्क हो जाता है। अगर ये है उपस्थित है तो अणु क्या होता है, नमी युक्त होता है, उसमें नमी पाई जाती है, क्रिस्टल के अंदर नमी है, ठीक है। तो इस तरह से इसके उदाहरण हो सकते हैं। जिप्सम, जिप्सम, ठीक है। पीओपी बोलते हो आप, सॉरी Ca है इधर, कैल्शियम सल्फेट है इसका नाम है, ठीक है। जिप्सम से क्या बनता है, पीओपी, डेड जल के अणु निकल जाते हैं, ठीक है, गर्म करते हैं इसलिए, तो पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये उदाहरण इसके पूछे जाते हैं कि क्रिस्टल जल का उदाहरण दीजिए। ये उदाहरण आपको याद रखने अपने आगे आएंगे भी। फिटकरी, पोटास एलम जो आप पानी फिल्टर करने के काम आता है, कॉपर सल्फेट मिला जो है कई प्रकार की जो है वो रासायनिक क्रियाओं में काम आता है, इसलिए इसको हम ज़्यादा सामान्य जीवन में तो बहुत ही कम देखने को मिलेगा, लेकिन कई जगह इसको नीला रंग देने के लिए काम में लेते हैं, ठीक है। इसके बाद सोडियम कार्बोनेट जो कपड़ा धोने का सोडा है उसमें जिप्सम जो है वो निकलता है, चूना पत्थर। पीओपी जो प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी अपने पुट्टी जो बोलते हैं इसको, वो पीओपी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया क्रिस्टल जल। अब हम जो है आगे सिद्धांत पढ़ेंगे आर्हेनियस का और जो है ब्राउनस्टैंड का, ठीक है।